अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे और अपने लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस पढ़ा था। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, करंट, इन तमाम चीज़ों को हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा और आपने हर एक पॉइंट को गौर से सुनना है और साथ साथ नोट करते जाना है। इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं रेजिस्टेंस के बारे में। हम रेजिस्टेंस को लेकर चलेंगे और रेजिस्टेंस को लेकर चलते हुए हम आगे फर्दर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। नेक्स्ट किस पर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की भी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने बात की और एक कंडक्टर ड्रॉ किया और उस कंडक्टर की मदद से हमने समझने की कोशिश की कि कंडक्टेंस क्या होती है, उसी कंडक्टर को मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करूँगी। ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या मौजूद है? एटम्स मौजूद हैं, और उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड थे वो निकल कर कहाँ पर चले गए हैं? वो फ्रीली पूरे कंडक्टर में घूमने लग गए हैं। जाहिर सी बात है, किसी को थोड़ी सी छूट मिले तो वो फ्रीली मूव ही करेगा, वो टिक कर नहीं बैठेगा। अगर तो किसी ने उसको स्ट्रिक्टली बाउंड किया हुआ है एक जगह पर तो फिर तो वो जाहिर सी बात है नहीं हिलेगा। लेकिन हमारी नेचर ऐसी है कि अगर हमें थोड़ी सी भी ढील मिल जाती है ना, तो हम उस ढील का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो वही फ़ायदा उठाया है इलेक्ट्रॉन्स ने। इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा न्यूक्लियस से आज़ादी मिली और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ही मस्ती में घूमने लग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए। उनके फ्लो के दौरान जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हुई। रेजिस्टेंस मैंने लास्ट टाइम में बताया था क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं और वो स्मूथली फ्लो करेंगे तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है जो उनको फ्लो करने में फ्लो करने से रोक देती है, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपके पास जो है वो इजीली मतलब करंट अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा। वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होगी। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, रास्ते में कुछ एटम्स आ गए, उन्होंने उसको आगे नहीं जाने दिया और आपके पास रेजिस्टेंस भी आ गई। अब हमने ये देखना है कि रेजिस्टेंस बेसिकली उसका इन्हिसार किन चीज़ों पर है। रेजिस्टेंस जो है वो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के पीछे ना कोई फैक्टर होता है। इंसान के बिगड़ने या इंसान के बनने, दोनों के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बना देती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बिल्कुल बिगाड़ देती हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजिस्टेंस है या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी या उसके जिम्मेदार भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक आ जाती है लेंथ। लेंथ चेंज होने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, पहले हम ये देखेंगे। सेकंड फैक्टर आ जाता है एरिया, यानी कि एरिया को चेंज करने से, जो कंडक्टर है इसका एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक ही पहुंचेंगे। स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया है? रेजिस्टेंस से लिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है? लेंथ पे और एरिया पे। अब ये तो समझ आ गई कि इन दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ये जो इफेक्ट, मतलब जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे आम एग्जांपल दी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं आगे बढ़ने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, जिनको हम नेगेटिव जो है वो पीपल कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो लेंथ है और एरिया है, ये दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं रेजिस्टेंस को। किस तरह से इफेक्ट करती हैं ये देखना है। जो लेंथ है, मुझे बताएं, अगर कंडक्टर लंबा है, सपोज करें एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसको कम फ्लो करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है। इसकी लेंथ कितनी है? सिर्फ इतनी। लेकिन अगर वो इस कंडक्टर में से वही इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर में फ्लो करे तो इसकी लेंथ कितनी है? इतनी। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हुए
किस वाले कंडक्टर में से ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी लेंथ छोटी है या जिसकी लेंथ बड़ी है। किस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रुकावटें आएंगी। जाहिर सी बात है, अगर वो छोटे वाले कंडक्टर से पास करता है, छोटा मतलब जिसकी लेंथ कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली गुजर जाएगा, बहुत कम एटम्स होंगे जिनके साथ वो टकराएगा और इजीली आगे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दूं तो अब क्या होगा कि आपके पास एटम यहाँ से शुरू हुआ है मूव करना, उसको यहाँ पर भी एटम मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हुआ है, उसको यहाँ भी एटम मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। उसको रास्ते में बहुत सारे एटम्स मिलेंगे जो कि उसके लिए रुकावट पैदा करेंगे। तो लेंथ का आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस पर या इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर क्या इफेक्ट है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। छोटा कंडक्टर है, एटम्स कम है जो कि इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, बड़ा कंडक्टर है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, अब यहाँ पर रोकने वाले एटम्स जो है वो ज़्यादा है, जगह जगह बैठे हुए हैं वो। इसी तरह हम भी आम जिंदगी में भी हम आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जगह जगह जब लोग हमें रोक देते हैं तो हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी बढ़ते रहना चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने सेकंड बात करनी है एरिया की, कि एरिया का जो है वो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट है या रेजिस्टेंस पर। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम पूरा करें तो क्या है, लेंथ बढ़ती है, लेंथ के इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है और जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है, कम ही होगी ना। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, रुकावट बढ़ रही है, तो कंडक्टेंस मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट तो फिर फ्लो नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब है कि लेंथ के बढ़ने की वजह से, देखिए पसीना भी आ गया, लेंथ के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और कंडक्टेंस कम हो जाती है। एरिया का क्या इफेक्ट होता है ये देख लेते हैं। एरिया हमारे पास बहुत सिंपल, कि जैसे ही इस एरिया क्या है, इसकी अगर हम विड्थ बढ़ा दें, एरिया में आपकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, दो लेंथ आ जाती है, तो अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं, अब क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखें, अगर आपके पास इतना सा रास्ता था, इलेक्ट्रॉन के लिए गुजरना मुश्किल था, अगर वही रास्ता इतना बढ़ गया है तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा पास कर जाएगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ने पास करना है। अगर तो सिर्फ इतना रास्ता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके पास जगह ज़्यादा है तो अब वो ईजिली कहीं, अगर यहाँ एटम आ रहा है तो वो ऊपर से होकर गुजर जाएगा। तो आपके पास एरिया के बढ़ने की वजह से, एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हुई कि नहीं हुई। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो गई, रेजिस्टेंस कम होगी तो आपके पास कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ये दो फैक्टर हैं जिनको आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ आ गए तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी समझ आ जाएगी। अगर मैं इस पूरी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, आपने सीधा सीधा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो आपने सीधा सीधा कह देना है कि बहन इतना लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल ये फॉर्मूला बताती और हमें समझ आ जाती। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको सारा का सारा जो है वो एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी आपको इस पूरे टॉपिक में जो अभी तक मैंने डिस्कस किया इसमें कोई भी थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। जाहिर सी बात है आप भी इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं तो बोर हो चुके होंगे। अच्छा, लेंथ और एरिया को मैं समराइज करूँ तो रेजिस्टेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, रेजिस्टेंस के साथ इसका ताल्लुक है लेंथ का तो डायरेक्ट रिलेशन है, और एरिया का, यहाँ आप इसको चलें आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आप स्मॉल ऐसे शो कर दें। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ के कम होने की वजह से दूसरी चीज़ कम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एरिया में क्या है कि एरिया का रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से, एरिया के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम होगी, तो इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो यहाँ R का A से इन्वर्स रिलेशन है। तो यही इक्वेशन थी जिसकी वजह से मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी पूरे 9 मिनट की कहानी मैंने आपको सुनाई है, सिर्फ और सिर्फ ये एक इक्वेशन समझाने के लिए। अगर आपको इसकी समझ आई है तो ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट में दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई, हमने फॉर्मूला निकाल लिया, आर के बारे में बता दिया कि आर का रिलेशन क्या है। अब
यहाँ पर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करूँ तो इसकी जगह मुझे कोई ना कोई इज इक्वल का साइन तो लगाना पड़ेगा, साथ कोई ना कोई कांस्टेंट भी यूज़ करना पड़ेगा। कांस्टेंट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रो, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। मैंने सिंपल क्या किया, अब थोड़ी सी ना हम डेरिवेशन करेंगे, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। अब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म किया तो मेरे पास आ गया R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो आपके पास रो होता है, रो किसके बराबर है, रो आपके पास बराबर होता है, देखिए रो क्या है, रो आपके पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये अभी हमने बात करनी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, लेकिन सबसे पहले मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि वो पहले टर्म आ गई है। तो आपके पास स्पेसिफिक जो है वो रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं किससे, रो से। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास रेजिस्टेंस, याद करें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, R इज इक्वल टू 1 ओवर C। जो आपके पास R है वो C का इन्वर्स है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखना चाहूँ तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं रो से, और ये इन्वर्स रिलेशन है, ये रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, और इसको हम शो करते हैं के कप्पा से, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस का रिलेशन कंडक्टेंस के साथ रेसिप्रोकल है, इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ रेसिप्रोकल है। अच्छा, इतनी तो समझ आ गई हमें बात की। अब हमने नेक्स्ट किस तरफ मूव करना है, नेक्स्ट हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ना है। मेरे पास रो की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास आर की वैल्यू भी आ गई है। क्या इस फॉर्मूले में पुट की जा सकती है? रो की जगह मैं ये वैल्यू लगाऊंगी, आर की जगह मैं ये वैल्यू लगाऊंगी। कैसे? आपके पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फॉर्मूला है ना। इसमें अगर मैं आर की वैल्यू लगाऊं, आर की जगह मैं 1 ओवर सी लिख सकती हूँ। आर जो है 1 ओवर सी के बराबर है ना कंडक्टेंस के। मैंने आहिस्ता आहिस्ता निकालनी है वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो मुझे जो है वो उस तक पहुंचना होगा। आर की जगह अगर मैं 1 ओवर सी पुट करूं, 1 ओवर सी क्यों पुट किया है? क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो वो मैंने पुट कर दिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रो की जगह मैं 1 ओवर के लिख सकती हूँ, यहाँ मैं लिखूंगी 1 ओवर के यानी कि कप्पा। अच्छा, बाकी दोनों चीज़ें वैसी की वैसी आ गई। ये आपके पास ये इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हमने थोड़ी सी इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूं यहाँ पर, तो 1 ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर के एल ओवर ए, यही फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले में अगर के इधर चला जाए, के यहाँ क्या हो रहा है? के यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? के इधर आ जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा इधर, और एल ओवर ए। ये आपके पास जो है वो नया फॉर्मूला बन चुका है। अब सपोज करें अब हम बात करने जा रहे हैं, आपके जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा जो है वो आप ही ने कहानी सुना दी है, हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक तो पहुँचे ही नहीं है। तो देखिए, मेरा भी पसीना जो है वो इतना पसीना आ गया है। अब हम बात करते करते स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक पहुंच गए हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर गौर करें तो L को अगर मैं लूँ 1 मीटर, L मेरे पास कितना है? 1 मीटर, और यहाँ आप इसको 1 सेंटीमीटर कह लें, और अगर आपके पास एरिया है तो वो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से रेज करूँगी बोर्ड थोड़ा,
छोटा है तो चीज़ें पूरी नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, K इज इक्वल टू C ओवर L A। अगर मैं K को इस तरह रहने दूँ, C को भी इस तरह रहने दूँ, L की जगह 1 पुट कर दूँ, मतलब लेंथ 1 लूँ, ठीक है, और एरिया भी 1 लूँ, तो 1 1 से कैंसिल, आपके पास क्या क्या K क्या रह जाएगा, C के बराबर। ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये क्या है, कंडक्टेंस। तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब बनेगी, अब आपके पास बारी आई है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। आपकी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तब बनेगी जब आपकी लेंथ कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस इतनी सी बात थी। जब आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेंगे किसी भी कंडक्टर का, और उसकी जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, तब जितनी भी कंडक्टेंस होगी आपके कंडक्टर की वो क्या कहलाएगी, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। अगर 1 नहीं है तो वो आपकी सिंपल कंडक्टेंस कहलाएगी। समझ आ रहा है फ़र्क स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के दरमियान में? स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिर्फ तब जब लेंथ 1 और एरिया भी 1 यूनिट, और अगर आपकी कंडक्टेंस जो है वो 1 यूनिट नहीं है तो वो सिंपल कंडक्टेंस ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा आपके पास पॉइंट था। कंडक्टर आप कुछ भी ले लें, ये देखिए ये आपके पास कंडक्टर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये कंडक्टर है, इसकी ये वाली लेंथ, इसकी ये वाली लेंथ, ये भी 1, ये भी 1 और ये वाली भी 1। जब ये तमाम चीज़ें इसकी 1 1 के बराबर होंगी तो आपकी जो भी कंडक्टेंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जो भी आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। जब आपकी तमाम डायमेंशंस, लेंथ आपके पास कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमने बात करनी है इनके यूनिट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे रो के यूनिट की। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, यही फॉर्मूला ना। रो को हम अगर इस तरफ ले जाएं 1 ओवर रो करें, और आपके पास R जो है वो 1 ओवर R, बल्कि इसको हम यूँ नहीं करते, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अगर मैं रो को इधर ही रहने दूँ और इन दोनों को उधर उठा के ले जाऊँ, मैंने रो का फॉर्मूला, रो का जो यूनिट है वो फाइंड करना है ना, तो मैं रो को इधर ही रहने दूंगी और R भी इधर ही रहेगा अपनी जगह पे, L उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और A यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास रो का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। इसको दोबारा से रीअरेंज, मतलब सही तरह करके लिख लें जिस तरह हम कन्वेंशनली लिखते हैं। यहाँ आएगा आपके पास R A ओवर L, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन गया है। अब R का यूनिट क्या है, ओहम, और उसके अलावा जो एरिया है उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके अलावा जो आपके पास लेंथ है वो नीचे है ना, वो आपके पास इस तरह डिवीजन में आ जाएगी। यहाँ सिंपली आप इसको लिखें सेंटीमीटर। तो आपके पास ओवरऑल देखें, ऊपर स्क्वायर है, नीचे 1 है, तो ये एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा यूनिट, ओहम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। क्यों नहीं आया, ये जो नीचे वाला सेंटीमीटर था ये ऊपर वाले सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब देखें अगर आपके पास रो है, रो बराबर है 1 ओवर K के, K क्या है, कंडक्टेंस, तो जो रो का यूनिट होगा वो उसके बिल्कुल उल्ट आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट आपके पास क्या होगा, पर ओहम पर सेंटीमीटर। ये आपके पास किसका यूनिट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने सबसे पहले बात की कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में तो हमने बात करनी थी। हमने सबसे पहले बात की रेजिस्टेंस की, फिर हमने देखे फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने बात की थोड़ी सी डेरिवेशन की और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में देखा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की,
और एट द एंड हमने यूनिट्स के बारे में देखा। अगर फिर भी आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच।